बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका पहला एमसीक्यूज है द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू द। कह रहा है कि एक हमारे पास जो है वो बॉल है। फर्ज करें कि एक हमारे पास बॉल है और उस बॉल को जो है हमें पता है कि हर चीज अगर कोई भी चीज अगर जमीन से ऊपर होगी तो जो भी चीज अगर जमीन से ऊपर होती है तो वो क्या करती है, जमीन की तरफ क्या करती है, गिरती है। टुवर्ड्स अर्थ जो है वो गिरती है। वो इस सवाल में ये कुछ बता रहा है कि भाई एक हमारे पास बॉल है जो फॉल कर रहा है, जो गिर रहा है। किसकी तरफ गिर रहा है? जमीन की तरफ गिर रहा है। किसकी वजह से? किसकी वजह से गिर रहा है? जमीन के खींचने की वजह से हो रहा है, मतलब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जमीन के खींचने की वजह से होता है। इस दुनिया में हर बॉडी को जमीन अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। और हर चीज गिरती क्यों है? जमीन के खींचने की वजह से। तो ग्रेविटी का एक दूसरा भी नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम दूसरे लफ्जों में और क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि फर्ज करें मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं किसी बॉल को यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं इस बॉल को क्या करता हूं, ऊपर फेंकता हूं। लाजिम बात है जब ऊपर फेंकूंगा तो पहले इसके अंदर रफ्तार ज्यादा होगी, क्योंकि जब जोर से फेंकेंगे तो पहले रफ्तार ज्यादा होगी और स्लोली स्लोली रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रफ्तार कम होगी तो दोबारा ये बॉल क्या करेगी, वापस आके गिरेगी, वापस आएगी। तो आप देखें जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो रफ्तार है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे से ऊपर कोई भी चीज जब हम फेंकते हैं तो पहले रफ्तार जो है वो ज्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जब जीरो रफ्तार हो जाती है तो वो चीज क्या करती है, दोबारा वापस आती है। जब वापस आएगी तो पहले रफ्तार तो जीरो होगी, आहिस्ता 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 इसकी रफ्तार क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे जमीन की तरफ करीब आएगी तो उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर फेंक रहे हैं तो रफ्तार कम हो रही है, ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो रफ्तार ज्यादा होती है। और किसी भी जिस्म की रफ्तार में कमी आए या बढ़ोतरी हो, किसी भी जिस्म की रफ्तार कम हो या ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, रफ्तार में कमी या बढ़ोतरी होना। अब मुझे बताएं कि जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं रफ्तार कम होती है और ऊपर से नीचे कोई चीज आती है तो रफ्तार ज्यादा होती है, माने वेलोसिटी में चेंज आता है, एक्सेलरेशन पैदा होती है। क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? अगेन दोबारा बात, किसकी वजह से? जमीन के खींचने की वजह से, जमीन के खींचने की वजह से। तो इसीलिए कहते हैं ग्रेविटी का दूसरा नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन पैदा होती है, वेलोसिटी में चेंज आता है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो इसका इसलिए इसको दूसरा नाम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पे खाली ग्रेविटी होता तब भी जो है हम उसको टिक करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द। कह रहा कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हमें यह पता हो कि ग्रेविटेशन कहते किसको हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। इस दुनिया में एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। इस दुनिया में हर जिस्म दूसरे जिस्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। इस दुनिया में हर जिस्म दूसरे जिस्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इस किस्म की बात को, हर जिस्म का दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करना, इस बात को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। जमीन किसी चीज को खींच रही है या कोई और दूसरा प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो हर जिस्म दूसरे जिस्म को जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो बात है, इस बात को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो अब कह रहा है कि न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, ये जो लॉ है ये किसके लिए है?
ये पूरी दुनिया के लिए है। इस दुनिया में हर बॉडी, हर जिस्म दूसरे बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जितना जिस्म आपस में करीब होंगे अट्रैक्शन ज्यादा, जितना आपस में दूर होंगे अट्रैक्शन उतनी कम। तो ये न्यूटन का जो लॉ है ये हर बॉडी के लिए है। आप आसमान पे देखें कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितने सारे प्लैनेट्स हैं। ये गिर क्यों नहीं रहे? ये इसलिए नहीं गिर रहे, आपकी जो छत है देखें वो दीवारों पे खड़ी हुई, इसलिए नहीं गिर रहे। वो ऊपर जो प्लैनेट्स हैं वो तो उनके ऊपर कोई ना दीवार है ना कुछ, गिर क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को क्या कर रहा है? खींच रहा है। अगर एक प्लैनेट दूसरे को खींच रहा है तो दूसरा भी उसको खींच रहा है, तो इसलिए वो गिर नहीं रहे। तो हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये बात सिर्फ मेरे लिए या किसी दूसरे बंदे के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ये किसके लिए बात है? ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स में किसी भी बॉडी के लिए बात है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, ऑन यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज, कह रहे जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल जी है इसे हम इस नाम से पुकारते हैं। कौन से नाम से? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं। और इस जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की, वो क्या होती है? 6.67। कई बार क्या होता है कि आखिर में 3 नहीं भी आता, और कई बार कहीं कहीं पे ये 3 होता भी है। तो ये भी याद रखिएगा, जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कई जगहों पे ऐसे वैल्यू लिखी होती है। और अगर इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे? ये किलोग्राम नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी उसकी पावर चेंज हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। तो देखें ये जो 2 है यहां पर केजी के ऊपर, ये प्लस का है, अगर ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो इसी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा इस जो कैपिटल जी की जो वैल्यू है, इस दुनिया में जो हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, दो बॉडीज के दरमियान जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है एट एवरीवेयर। हर जगह जो है ये वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि यहां पे चेंज है, ऊपर किसी प्लेनेट पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, नहीं। हर बॉडीज के दरमियान ये जो जी की वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। दिखने में देखो आप लोगों को कितनी बड़ी लग रही है, वो यहां पे देखें एक वैल्यू मैंने लिखी है 0.00006673। अब आप देखें पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को हमेशा कहां रखा जाता है? एक वैल्यू के बाद, और वो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब पॉइंट को हम यहां पे रखेंगे 6.6, तो यहां पे जब रखेंगे तो मुझे बताएं पॉइंट ने कितने बंदों को क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदों को क्रॉस किया है। तो पॉइंट यहां पे आ गया, तो क्या लिखेंगे? 10। और कितने बंदों को क्रॉस किया? 11, तो 11 आ गया। पॉइंट कहां से गया है? लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से पॉइंट राइट साइड जाएगा पावर में माइनस लिखेंगे, राइट से लेफ्ट आएगा तो प्लस आएगा। तो देखें ये वैल्यू कितनी छोटी हो गई। किसी चीज के अगर लेफ्ट साइड पे जितने जीरो ज्यादा होते हैं वो वैल्यू उतनी छोटी होती है, राइट साइड पे जितने जीरो ज्यादा उतनी वैल्यू बड़ी। 1 0 बड़ा या 100 बड़ा? हम कहेंगे 100, क्योंकि 100 हो जाएगा ना। अगर 1 0 है तो 10 है, 1 0 है तो 10, और 0 बढ़ाते जाए आगे तो रकम बड़ी होती जाएगी। लेफ्ट साइड पर अगर 0 बढ़ जाएंगे तो वो चीज छोटी होती जाएगी। तो ये जो फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बारे में पूछा जाए, छोटी जी के बारे में, ये जो जी है इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी होती है, चेंज होती है। कहां चेंज होती है? प्लेस टू प्लेस। हर जगह से जगह इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। अब कहां पे चेंज होती है? या तो हाइट में चेंज होगी या तो डेप्थ में चेंज होगी। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, ऊपर से नीचे आएंगे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है ग्रेविटी की वैल्यू कम कहां पे होती है? हाइट में। ज्यादा कहां होगी? डेप्थ में। तो ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आता है कब? प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। कौन सी जगह से जगह? हाइट में या डेप्थ में, या डेप्थ से हाइट में, ठीक है। तो ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो
इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। नंबर 4 हमारे पास एमसीक्यूज है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ डायरेक्टेड, कह रहा है कि जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो क्या होती है, जमीन की तरफ क्या होगी। तो फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा ये जो फील्ड का वर्ड आया है ना, फील्ड, फील्ड याद रखिएगा, ये जो फील्ड होती है इसके बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो फराडे ने की थी। और ये जो फील्ड है ये रियल है, वाकई हकीकत में हर चीज की कोई ना कोई फील्ड जरूर होती है। अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो मैं कुछ ना कुछ जो है वो जगह घेर के बैठा हूं, कुछ ना कुछ मैं जगह घेर के बैठा हूं, और मेरा हाथ यहां तक जा रहा है तो इसका मतलब ये सारी मेरी फील्ड है। जहां तक मैं खड़ा हूं ये गोल, ये सारे की सारी मेरी क्या है, फील्ड है जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक है, ओके जी। तो हर चीज की कोई ना कोई फील्ड होती है, और याद रखिएगा जो फील्ड होती है ये हमेशा 3D होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब का मिसाल ले लें, बल्ब है तो बल्ब की रोशनी कहां कहां जाती है, ऐसे जाती है। तो फील्ड भी जो है वो हमेशा क्या होती है, 3D होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है वो मैग्नेट है, ये आपका चकमक है। ठीक है, अगर फर्ज करें यहां पे जो है चकमक ने कोई जगह घेर के बैठा हुआ है, ये आपका आयरन है, ये आपका कोई लोहा है। ठीक है, इस लोहे को जब मैं करीब लेके आऊंगा, जब इस लोहे को मैं करीब लेके आऊंगा, एक वक्त जरूर आएगा ये जो मैग्नेट है इस लोहे को अब क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैं फर्ज करें अगर इसी लोहे को मैं इधर रख दूं तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं। मगर हर मैग्नेट की, हर चीज की एक खास जगह होती है, जब उस जगह पे लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब इस लोहे को जब हम करीब लेके आएंगे तो ये मैग्नेट उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। जैसे देखें अगर कोई घर है उसके अंदर कोई कुत्ता पाला हुआ है, अगर कोई बंदा उस घर में आएगा तो कुत्ता उसको क्या करेगा, काटेगा या उसके ऊपर भौंकेगा। तो इसी तरीके से ये कोई आपका मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट के कोई करीब आएगा तो ये मैग्नेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहां पे कोई चीज किसी दूसरी चीज को इजीली अट्रैक्ट करे या रिपल करे, उस जगह को हम क्या कहते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो ये मैग्नेट की फील्ड है तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा फर्ज करें ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, एक मेरे पास दूसरी चार्ज है माइनस चार्ज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं इसके करीब लेके आऊंगा तो ये क्या करेगी, इसको, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कोई ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह ये हमारी जमीन है। अच्छा ये चार्ज की वजह से फील्ड है तो कहेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ये जमीन है, जमीन के अराउंड, जमीन के करीब करीब अगर कोई भी चीज लेके आएंगे तो जमीन उस चीज को क्या करेगी, अपनी तरफ। कोई भी चीज अगर जमीन के करीब हम लेके आएंगे तो जमीन उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो वो जगह, वो प्लेस, ऐसा रीजन जहां पे जमीन किसी चीज को इजीली अट्रैक्ट करे, उस जगह को हम क्या कहेंगे, फील्ड। तो ये जमीन के करीब कोई चीज आएगी तो जमीन उसको इजीली अट्रैक्ट करेगी, तो ये कौन सी फील्ड कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहां पर जमीन किसी दूसरी चीज को इजीली अट्रैक्ट कर सके, उस जगह को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा फर्ज करें ये मैग्नेट है, अगर इधर कोई मैं चीज रखूं तो इसको अट्रैक्ट, लोहे को अट्रैक्ट मैग्नेट करेगा, नहीं। तो हर चीज का जो है ना महदूद एक एरिया होता है जहां पे इजीली वो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। तो जमीन की भी फील्ड होती है। अच्छा जमीन की फील्ड में अगर कोई भी चीज आएगा, जमीन के करीब कोई भी चीज आएगी तो जमीन उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे भी क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल जो जमीन की जो फील्ड है, उसमें अगर कोई चीज आएगी तो जमीन उसे क्या करेगी, खींचेगी, किस तरफ, टुवर्ड्स अर्थ, अपनी तरफ खींचेगी, टुवर्ड्स अर्थ। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो आपका जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 5 एमसीक्यूज है हमारे पास। डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन का कि इस दुनिया में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, इस ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले किसने दिया, तो याद रखिएगा
ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? न्यूटन ने। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 6 एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कह रहा है कि न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा था कि फोर्स जो है उसका क्या रिश्ता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यह कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। देखें ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये ए बॉडी है, ये भी कोई बॉडी है, ये भी कोई जिस्म, ये भी कोई जिस्म, दो जिस्म, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? दो जिस्म जितना आपस में करीब होंगे, दो जिस्म जितना आपस में करीब होंगे, जितना इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, ये दरमियान में क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आर से शो करते हैं यहां पे। तो दो जिस्म जितना आपस में करीब होंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा, जितना दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन कम, इसका ये मतलब है। नंबर 2, और क्या कहा था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि जो आगे वाली चीज है उसके ऊपर कौन है? 1 है। तो आर कौन है? डिस्टेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? दो जिस्मों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को ये कर दें, डबल कर दें, 2 गुना बढ़ा दें, तो जब दो जिस्मों के दरमियान अगर डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे, फर्ज करें ये डिस्टेंस है 2 मीटर, अगर इसको मैं डबल कर दूं तो फर्ज करें बी बॉडी यहां पे हो गई। अब डिस्टेंस देखें, इतना यहां पर, इतना यहां पर, अब डिस्टेंस देखें डबल हो गया। तो जब बी बॉडी अब क्या हो गई? ए से दूर हो गई। जब दो बॉडीज के दरमियान हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करीब होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा, जितना डिस्टेंस को डबल करेंगे, 2 गुना कर देंगे, बढ़ा देंगे, उतनी अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। तो उसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी ऑप्शन होगा, और साथों साथ उसका बी ऑप्शन भी होगा। तो डी ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये दोनों बातें जो है वो करेक्ट होंगी। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब एमसीक्यूज नंबर 7 कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज, फॉर एग्जांपल ये कोई एक बॉडी है, ए कोई जिस्म है, और ये भी कोई हमारे पास जिस्म है बी। तो दो जिस्मों के दरमियान जो फोर्स होती है, हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। दो जिस्मों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। माने ये बॉडी इस बॉडी को और ये बॉडी इस बॉडी को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इस बात को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन, या कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये क्या होती है? तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है? सिर्फ अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो याद रखिएगा दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं और एक दूसरे को रिपल भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस चार्ज, ये भी आपकी प्लस चार्ज, या ये माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस क्या है? सेम है, माने लाइक चार्जेस है। लाइक माने सेम चार्जेस। याद रखिएगा जो एक जैसी चार्जेस होती है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं? फोर्स ऑफ रिपल्जन, एक दूसरे को धकेलती हैं। मगर मैं कहूं एक माइनस दूसरी प्लस, या एक प्लस दूसरी माइनस, तो मुख्तलिफ चार्जेस माने अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो याद रखिएगा चकमक हो या आपकी चार्जेस हो, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन भी होती है, खींचने वाला अमल भी होता है, धकेलने वाला अमल भी होता है, रिपल्जन भी होती है। मगर दो बॉडीज के दरमियान हमेशा क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन नहीं होती। तो याद रखिएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट रिपल्सिव फोर्स। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 8 एमसीक्यूज है
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरीवेयर। कह रहा है कि बताएं इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो कैपिटल जी होता है, ये जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हर जगह सेम होगी, हर जगह जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। मगर अगर हम बात करें जी की, इस जी की वैल्यू की बात करें, ये भी हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये जी की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, मगर इस कैपिटल जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। नंबर 9 एमसीक्यूज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो बॉडीज के दरमियान वाले जो मीडियम होता है उसके क्या होती है। इसको याद रखिएगा, हमारी जो जमीन है उसके ऊपर कौन मौजूद है, उसके ऊपर एयर मौजूद है। वो जगह जहां पर हवा मौजूद होती है हम उसे कहते हैं मीडियम। वो जगह जहां पे हवा मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम। और वो जगह जहां पे ये नहीं होती, ये नहीं होती, नॉट प्रेजेंट, वो जगह जहां पे आपकी हवा नहीं होती, अगर हम जमीन से ऊपर चले जाएं और जमीन से तकरीबन हम 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आपकी ये चीज मौजूद नहीं है, हवा मौजूद नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है। तो वो जगह जहां पे हवा नहीं होती हम उसे फिजिक्स में क्या कहते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम, ऐसी जगह जहां पे हवा मौजूद ना हो हम उसे कहते हैं वैक्यूम। तो याद रखिएगा, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल का लॉ है, इस दुनिया में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। यह बात पूरे कायनात के लिए है, यह बात पूरे कायनात के लिए है, कोई एक मखसूस सिर्फ जमीन पे बात नहीं है। ये जो प्लैनेट्स है ये भी क्या है, बॉडीज है, क्योंकि उनके अंदर भी मास है, तो वहां पे तो हवा मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल का लॉ है, ये ग्रेविटेशनल का जो लॉ है ये किसी भी मीडियम पे या वैक्यूम पे डिपेंड नहीं करता। दो बॉडी, फर्ज करें मैं अगर बात करूं ये जमीन है, ये आपकी अर्थ है, और अगर मैं बात करूं भाई सन, तो अब देखेंगे सूरज और जमीन के बीच में क्या है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है, तो हम कहेंगे वैक्यूम है। तो याद रखिएगा, ये भी एक बॉडी है, ये भी बॉडी है, तो इनके दरमियान भी अट्रैक्शन होगी, हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो इनके दरमियान भी होगी। अच्छा, फर्ज करें यहां पे मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं, और ये कोई एक और बंदा है, तो ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, इसका भी मास होगा, इसका भी मास होगा, इनके दरमियान के अंदर, इनके दरमियान भी ग्रेविटेशन होगी, इनके दरमियान भी ग्रेविटेशन होगी। हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर तो हवा नहीं है, मगर हमारी जमीन के ऊपर कौन मौजूद है, वो तो एयर मौजूद है। तो याद रखिएगा, जहां हवा है वहां भी ग्रेविटेशन का लॉ है, जहां पे हवा नहीं है वहां भी ग्रेविटेशन का लॉ है। मतलब कि जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यहां सवाल में ये पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम, दो मीडियम के दरमियान जो ग्रेविटेशन का लॉ होगा वो क्या होगा। तो कह रहा है कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम है कि नहीं है, दो चीजों के दरमियान हवा है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन ने जो लॉ दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि हर दो चीजों के दरमियान अगर हवा होगी तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगी वरना नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब है दारोमदार नहीं रखना, डिपेंड ना करना। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे होगा बी होगा, इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 10 एमसीक्यूज, नियर अर्थ सरफेस द जी विल बी। यार ये जो जी की वैल्यू है, ये जो आप जी की वैल्यू है ये कितनी होती है जमीन के किसी भी सरफेस पे, तो हमें पता है कि जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हम कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर पॉइंट को खत्म करें
ओ सॉरी 8 9.8 है। अगर इसको इस वैल्यू को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये क्या है 9.8 9.9 और आगे क्या होगा 10। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू ये बिल्कुल करीब है किसके 10 के। तो अगर ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन होगा तो इसको करेक्ट करेंगे, ये होगा तो इसको करेक्ट करेंगे। तो जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, जमीन पर जो ग्रेविटी होती है वो आपकी इतनी होती है। ये ग्रेविटी की वैल्यू कैसे मालूम हुई, इस फार्मूले से मालूम की गई। ये जो आपका फार्मूला है कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर, इस फार्मूले की मदद से हम जमीन की ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्लेनेट की मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सूरज पे मालूम करना चाहते हैं सूरज की ग्रेविटी क्या होगी, तो आप ऐसे मालूम करेंगे, ये ई हटा देंगे, इधर लिखेंगे MS मास ऑफ सन, इधर आ जाएगा RS रेडियस ऑफ सन। जिस प्लेनेट पे मालूम करना चाहेंगे आप सिर्फ यहां पे चेंजिंग करेंगे। जी की वैल्यू क्या है कैपिटल जे की 6.67 इंटू 10⁻11, मास उसका रखेंगे, रेडियस उसका रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जमीन की अगर ग्रेविटी मालूम करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका ई आ जाएगा, सिर्फ यहां पे ई आ जाएगा। RE माने रेडियस ऑफ अर्थ, ME माने मास ऑफ अर्थ। तो जी की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले से जो है वो मालूम की गई है। ठीक है, ओके जी। अब एक सवाल यहां पे एक और भी आ सकता है, भाई जी की वैल्यू अगर ये आपकी है 10 है, या राउंड ऑफ करके अगर इस वैल्यू को राउंड ऑफ करें ये वैल्यू होती है, तो ये जो जी की वैल्यू ये किस फार्मूले से ली गई है, इस फार्मूले से। अच्छा, अब ये भी सवाल आ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, तो याद रखिएगा सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। कितनी है 74। सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी है, कशिश का अमल है, वो किसका है, सूरज का है। अच्छा, कम से कम किसका है, मून का, चांद का। कितनी होती है 1.2 समथिंग आगे कुछ भी। ठीक है, तो इतनी ग्रेविटी जो है वो मून की है, कम से कम मून की है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो किसकी है, सूरज की है। और जमीन की ग्रेविटी जो है आपकी इतनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, कि जमीन की ग्रेविटी आपकी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर एक मसला है थोड़ा, इस S को अगर ऊपर ले जाएं, कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो अगर प्लस की होगी तो ऊपर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसको S को ऊपर ले जाएं, क्या बन जाएगा 10 मीटर सेकेंड, अगर प्लस क्या है तो ऊपर माइनस, तो ये माइनस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी आपकी ये होगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ए होगा। 11 नंबर MCQs है हमारे पास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंस्टेंट विद न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। कह रहे कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस न्यूटन के लॉ से जो है वो मिलता है, या कौन सी बात को मानता है। न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन के दूसरे लॉ ऑफ मोशन कितने थे, 3 थे ना, उनमें से न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन से लॉ को, मोशन में से कौन से लॉ को मानता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा कि न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सन है और ये आपका जुपिटर है। अगर सन जुपिटर को अट्रैक्ट करता है तो जुपिटर किसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी सन को करेगा, क्योंकि हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। माने तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊं, ये प्लेनेट इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये प्लेनेट इसको अट्रैक्ट करेगा। याद रखिएगा, दो बॉडीज के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी और अपोजिट होगी। इक्वल भी होगी और अपोजिट भी होगी। ये जितनी ताकत से इसको खींचेगा ये भी उतनी ही ताकत से इसको खींचेगा। तो हमने पढ़ा है कि वो कौन सा न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो मगर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। वो कौन सा लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, कितनी फोर्स से, इक्वल फोर्स से, मगर इनका डायरेक्शन क्या है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, माने अपोजिट। इस बात को भी मान रहा है, ये अगर इसको खींच रहा है माने ये एक्शन कर रहा है, तो ये बदले में क्या करेगा, रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन ये हमेशा क्या होंगे, बराबर।
मगर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, डायरेक्शन उसका ऐसे अपोजिट होगा, ठीक है। ये उसको खींच रहा है तो ये इसको, तो अपोजिट, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, उसके अलावा प्लैनेट्स को याद कैसे करें, तो ये जुमला आप याद कर लें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नाश्ता पानी। अब इसका फर्स्ट वर्ड निकालें। सबसे पहले साइंस ये कहती है कि आपका जो सन है, आपका जो सूरज है वो बीच में है, बाकी सारे के सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं, इसके गोल घूम रहे हैं। सूरज आपका बीच में, बाकी सारे के सारे प्लेनेट इसके गोल घूम रहे हैं। तो एम कौन है, मरकरी, वी कौन है, वीनस, ई कौन है, अर्थ, और एम कौन है, मार्स, जे कौन है, जुपिटर, एस कौन है, सैटर्न, यू कौन है, यूरेनस, एन कौन है, नेपच्यून, पी कौन है, प्लूटो। ठीक है, तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और ये भी सवाल आ सकता है कि तीसरे नंबर पे प्लेनेट कौन सा होता है, तो हमें पता है अर्थ होता है, अर्थ होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे होता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ये चीज आप याद कर लें। वैसे क्वेश्चन क्या था कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो न्यूटन के मोशन के लॉ में से किस बात को मानता है, तो थर्ड लॉ को जो है वो मानता है। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर। याद रखिएगा, स्प्रिंग बैलेंस भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। स्प्रिंग बैलेंस जो है एक इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और स्प्रिंग बैलेंस जो है वो यूज किया जाता है वेट को नापने के लिए। किसी भी जिस्म का अगर हम वेट मालूम करना चाहते हैं तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से मालूम कर सकते हैं। और वेट को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना वेट मालूम करना चाहता हूं, तो मेरा फर्ज करें वजन है 50 किलो, ठीक है, मेरा वजन कितना है, फर्ज करें 50 किलो। ग्रेविटी कितनी है हमारी जमीन पर, 10, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, पता लग जाएगा कि मेरा वेट कितना है। तो किसी भी जिस्म का अगर वेट मालूम करना चाहते हैं, इस फार्मूले से कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे देखें बुखार होता है, थर्मामीटर से मेजर करते हैं। हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। वेट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। अगर सवाल आ जाए कि मास को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से किसको मेजर करते हैं, मास को। मगर यहां पे क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस किसके लिए यूज करते हैं, तो हम कहेंगे वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 13 एमसीक्यूज है हमारे पास। योर वेट इज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी ऑन मून इज। अगर आपका वेट जमीन पर कुछ भी है, तो अगर आपका वेट हम मून पर मेजर करें तो वो क्या होगा। तो याद रख लें, हमें हमारे पास जो वेट का फार्मूला होता है वो ये होता है, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अगर हम वेट जमीन पर मालूम करना चाहते हैं तो वेट ऑन अर्थ, और g के इधर e आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वजन है फर्ज करें 40 kg, मैं मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेविटी। हमें पता है कि ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी, अगर मैं जमीन पे मालूम करना चाहता हूं तो जमीन की ग्रेविटी कितनी है, 10। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो मुझे पता चल जाएगा मेरा वेट कितना है। अगर मैं मालूम करना चाहता हूं कि भाई आप मून पे मालूम करें, तो वेट ई की जगह m आ जाएगा, इज इक्वल टू m आपका सेम मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटी ऑन मून। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रेविटी मून की कितनी होती है, मास मेरा फर्ज करें 40, मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑन मून की जो ग्रेविटी है वो क्या है, 1.2 है। मून पर जो ग्रेविटी है वो क्या है, 1.2 है। अब देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, GS, ग्रेविटी ऑफ सन, कितनी होती है, 4। और कम से कम ग्रेविटी किसकी होती है, मून की, कितनी होती है, 1.2 समथिंग। तो याद रखिएगा, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा वहां पर वेट भी ज्यादा होगा, जहां पे ग्रेविटी कम वहां पे वेट भी आपका कम होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, mg है, मल्टीप्लाई। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करने से चीजें हमेशा बढ़ती हैं।
ठीक है, तो फार्मूला अब आप याद रखिएगा, ग्रेविटी का और वेट का जो आपस में रिलेशन है वो डायरेक्टली है। अगर ये ग्रेविटी ज्यादा तब होगी, अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा, ग्रेविटी कम होगी तो ये भी वैल्यू कम होगी। तो इन दोनों का आपस में रिश्ता डायरेक्टली है। तो मून पर ग्रेविटी जो है वो 1.2 है, बहुत ही कम है, तो वेट भी जो होगा वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लें और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। और अगर आप सन पे मालूम करना चाहते हैं तो आप मास को इसी 40 को आपसे मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा आंसर क्या आता है। तो जिस पर ग्रेविटी ज्यादा वहां पे वेट भी ज्यादा आएगा। मगर यहां पे सवाल में पूछ रहा है कि अगर जमीन पर आपके वेट आपका कुछ भी है तो मून पर क्या होगा, तो मून पर हम बोलेंगे कि कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी कम है। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात आपके बहुत काम की है। तो बी पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। नंबर 14 है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि मास ऑफ अर्थ, जमीन का वजन कितना होता है, ये बताएं। तो इसमें याद रखिएगा जमीन का जो वजन है, यहां पर ये जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। 6.0 इंटू 10⁻24 kg जमीन का जो वजन होता है, मास ऑफ अर्थ, उसको हम इससे शो करते हैं, एमई छोटा लिखें या आपकी मर्जी आप बड़ा लिखें, नो इश्यू। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। 6.0 इंटू 10⁻24 kg, तो ऐसे आए तब भी करेक्ट, ऐसे आए तब भी करेक्ट। तो जमीन का जो वजन होता है वो आपका इतना होता है, ये आप जो है वो याद कर लें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 15 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट। बताएं कि इनमें से 4 ऑप्शन में से बताएं कि कौन सी जो है वो कुदरती सैटेलाइट होती है। सबसे पहले सैटेलाइट को समझते हैं कि सैटेलाइट है क्या। सैटेलाइट जो है वो हम किससे कहते हैं, वो चीज फॉर एग्जांपल ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, वो चीज जो सूरज के गोल घूमे, वो चीज जो सूरज के गोल घूमे हम उसे क्या कहते हैं, वो चीज जो सूरज के गोल घूमे उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। वो चीज जो सूरज के गोल घूमे उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 किस्म की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल और दूसरी होती है नेचुरल सैटेलाइट। एक होती है कुदरती सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल, हाथ की बनाई हुई सैटेलाइट। जैसे देखें हमें कैसे पता लगता है कि आज फलाने दिन जो है वो बरसात होगी, आज फलाने दिन ये होगा, मौसम का पता कैसे लगाते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो साइंटिस्टों ने भेजी हुई है। साइंटिस्टों ने जो आपने खुद जो है वो सैटेलाइट जो भेजी हुई है ऊपर, जो घूम रही है, प्लैनेट्स के गोल घूम रही है, हमें पता लग रहा है कि क्या होगा, जमीन के गोल घूम रही है। तो वो जो सैटेलाइट है किसके लिए भेजी जाती है, किसी भी पर्पस के लिए जो भेजी गई है ऊपर, वो सैटेलाइट आपकी कौन सी है, आर्टिफिशियल, जो हाथ से भेजी जाए। एक है नेचुरल, कुदरती। अब हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो जमीन है, उसके गोल भी जो है ना एक चीज घूमती है। कौन घूमता है, मून घूमता है। मून जो है वो, चांद जो है वो हमारी जमीन के गोल घूमता है। तो इसका मतलब है मून जो है, मून की भी सैटेलाइट है, मगर मून को किसने कहा कि तुम घूमो, कुदरती घूमता है ना, नेचुरल। तो नेचुरल सैटेलाइट जो है यहां पे होगा मून। डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 16 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन डैश आवर्स। कह रहा है कि हम जो ये बात वगैरह कर रहे होते हैं, ये भी जो है वो सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई है, कम्युनिकेशन, बात वगैरह करने के लिए जितनी भी सैटेलाइट्स ऊपर भेजी हुई हैं, ये जो सैटेलाइट है ये जमीन के गोल जो घूमती है, तो कितने घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो याद रखिएगा 24 आवर्स, 24 घंटे में वो एक चक्कर जो है वो पूरा करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। अब 17 एमसीक्यूज हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास। कह रहा है कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती। याद रखिएगा सैटेलाइट की जो रफ्तार होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास की, माने मास पे डिपेंड, वजन पे डिपेंड नहीं करती।
सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे दारोमदार रखती है, मगर सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है, रफ्तार जो है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती, माने मास के क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास 18 एमसीक्यूज है। डैश आर यूज्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट्स। कह रहा है कि जब हम सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं, कहां लेके जाते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर, प्लैनेट्स पर जब हम लेके जाते हैं, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स पर, जहां पे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो जब सैटेलाइट्स को हम वहां ऑर्बिट्स के अंदर लेके जाते हैं तो किसकी मदद से लेके जाते हैं, तो हम कहेंगे, आपको पता भी होगा, रॉकेट्स की मदद से लेके जाते हैं। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को जब यहां से, जमीन से जो है प्लैनेट्स पर लेके जाया करते हैं, तो किसकी मदद से लेके जाते हैं, रॉकेट्स की मदद से लेके जाते हैं। तो उसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन का जो लास्ट एमसीक्यूज है 19, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू। कह रहा है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट जी इंटू आर। जी कौन है, ग्रेविटी, आर कौन है, रेडियस, अंडर रूट जी इंटू आर। ये जो है वो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है। इसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं एक चीज तक महदूद ना रहूं, मुख्तलिफ चीजें बताता हूं, ताकि आप लोगों का हर तरीके से जो चीज है वो क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को चीज जल्दी समझ में आती है तो आप वीडियो को आगे कर लिया करें, नो इशू। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आएगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करें, सुने, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। 7 चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।